Very good evening. My name is Vikas Kumar and I am faculty in अध्ययन द एफर्ट. आपको पता ही है, ठीक है. तो जनरल इंजीनियरिंग की आपका जेएसएससी जेई का लेक्चर्स चल रहा है, उसमें कंटिन्यूटी में ये वीडियो है, ठीक है. तो हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कैपेसिटर. इस वीडियो का जो टॉपिक होगा दैट इज कैपेसिटर. ये तीसरा एलिमेंट है, ठीक है. तो ये हम लोगों का थर्ड एलिमेंट है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है. कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है. ये है. इससे पहले रेसिस्टर, तीन एलिमेंट हम बोले आर, एल और सी पढ़ना है आपको, ठीक है. तो आर बता दिए, एल बता दिए, ये सी है, कैपेसिटर है. तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है. पहला तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो such an element which stores energy in its electric field, ठीक है. हम जैसे इंडक्टर, जैसे रेसिस्टर क्या था, हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट था. इंडक्टर क्या है, तो ये आपका एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है. लेकिन इंडक्टर कहाँ एनर्जी स्टोर करके रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में. उसी तरह से कैपेसिटर भी जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन ये एनर्जी कहाँ स्टोर करके रखता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में. इस बात को याद रखिएगा कि इंडक्टर भी कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन ये अपना जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर करके रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है. अब जैसे इंडक्टर क्या था, जब उसमें टाइम वेरी करंट दे रहे थे तो हाफ ऑफ द साइकिल में वो क्या करता था, एनर्जी स्टोर किया, और रिमेनिंग हाफ ऑफ द साइकिल में वो क्या करता था, एनर्जी को वापस सोर्स को लौटा देता था, ठीक है. तो ऐसा ही पॉइंट यहां पर भी है कि व्हेन द वोल्टेज इज वेरिएबल over a cycle, energy will be stored during one part of the cycle and returned back in the next. ठीक है, समझाए थे ये हम इंडक्टर में भी कि देखो एसी अगर करंट रहता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब वो लिया, एनर्जी स्टोर किया मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में दिया. वैसा ही अगर वोल्टेज वेरिएबल है, तो वोल्टेज वेरिएबल मतलब एसी वोल्टेज होगा. तो एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा. कैपेसिटर क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होगा वोल्टेज का उसमें एनर्जी स्टोर कर लेगा, और बाकी जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा नेगेटिव, उसमें एनर्जी वापस से रिटर्न कर देगा. किसको, सोर्स को, ठीक है. तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर वोल्टेज वेरिएबल है, एसी वोल्टेज है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो एनर्जी स्टोर किया, और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में वो क्या कर देगा, सोर्स को एनर्जी रिटर्न कर देगा, ठीक है. कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, तो वहीं से रिटर्न करेगा सोर्स को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एनर्जी स्टोर किया, देन फिर रिटर्न कर दिया. ये दो पॉइंट आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है. अब जो कैपेसिटर है, वहां पर एक टर्मिनोलॉजी हम इंडक्टर में बताए थे. देखो हम बार बार इंडक्टर बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, कंफ्यूजन के लिए तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, ताकि कंपैरिजन करके पढ़ सको. कुछ पॉइंट वहां है तो उसी का कुछ पॉइंट यहां भी है, ठीक है. वैसे ही सिमिलर टू सिमिलर. तो अगर इंडक्टर में ऐसा होता है तो कैपेसिटर में भी ऐसा होता है, ठीक है, ताकि तुमको याद रखने में आसानी रहे. अब जैसे हम एक पॉइंट वहां बताए थे कि अगर सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाए इंडक्टर से, तो इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर जाता है, लेकिन ऐसा कैपेसिटर में
नहीं होता है। तो तुमको याद रखना है, तुमको याद रखना है कि इफ सोर्स इज disconnected from the capacitor, then its electric field does not collapse। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कोलैप्स नहीं करेगा। And energy is remain stored in the electric field until, कब तक स्टोर करके रहेगा? until a discharge path until a discharge path is provided। देखो तुम लोग में से जो इलेक्ट्रिकल के बंदे होंगे, ठीक है, तो वो लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर में इस कॉन्सेप्ट का बड़ा यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंडक्टर अगर डिस्कनेक्ट होता है तो उसका कहानी ये खत्म हो जाता है, फिर आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, इंडक्टर खत्म, एनर्जी लॉस्ट। लेकिन कैपेसिटर अगर डिस्कनेक्ट रहता है तो तब तक उसमें एनर्जी स्टोर करके रखते हैं या मानते हैं जब तक कि वापस से कोई इसको रिटर्न पाथ हम लोग देकर उसका एनर्जी को डिस्चार्ज ना करवाए। तो वहां पर एक रेसिस्टर हो सकता है या कोई लोड होता है, उसके क्रॉस फिर उसका एनर्जी को डिस्चार्ज करवाते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन खैर यहाँ पर तो सिविल और मैकेनिकल वाले हैं, तो बस वो ये सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों है, लेकिन सिविल मैकेनिकल वाले बस इतना जान लेंगे कि कैपेसिटर अगर है और उसको अगर हम लोग एसी सोर्स से हटा दिए तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोलैप्स नहीं करेगा। कोलैप्स मतलब खत्म नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें स्टोर्ड किया हुआ जो एनर्जी है वो भी आपको बरकरार रहेगा तब तक जब तक कि आप कोई डिस्चार्ज पाथ उसको प्रोवाइड ना कर दो। मतलब अगर कोई ऐसा हम लोग कुछ इसमें एनर्जी स्टोर करके, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है ना, तो हम लोग एनर्जी स्टोर करके रखते हैं और इसको कहीं से एसी से हटा दिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पहले यहाँ पर एसी सोर्स ऐसे लगा के रखे थे। अब हम लोग क्या किए, एसी हटा दिए, ये एसी सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर हम लोग एक रेसिस्टर लगा दिए। तब ये सारा एनर्जी क्या करेगा, इस रेसिस्टर को दे देगा और रेसिस्टर क्या करता है, उसको हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, तो डिस्चार्ज हो गया, एक पाथ प्रोवाइड कर दिए। तो ये कैपेसिटर अपना सारा का सारा एनर्जी जो है इस रेसिस्टर को दे देता है और ये एक डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड कर दिए तो एनर्जी उसका निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब वो टॉपिक आएगा एट दैट टाइम हम उसको डिटेल में समझाएंगे। इंडक्टर के अंदर करंट का ग्रोथ देखते हैं और डीके देखते हैं, ठीक है। तो जब इंडक्टर आगे और भी मिलेगा, ठीक है, अभी तो सिर्फ एलिमेंट पढ़ाना था इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ा रहे हैं, एक ही बार पढ़ाएंगे तो कुछ और भी टॉपिक्स का जरूरत पड़ेगा इन पॉइंट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो तो ये था कहानी, यहां तक के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब जो है नेक्स्ट जो इसमें एक चीज है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक। कैपेसिटेंस देखो, इट इज कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है, तो इट इज अ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ये किसी कैपेसिटर का क्षमता है। कैपेसिटी मतलब यहां क्षमता है, किस चीज का क्षमता, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करके रखने की क्षमता है,
ठीक है। और कैपेसिटेंस को जनरली हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से भी स्मॉल सी से भी, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, जहां की ए क्या होता है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट। ठीक है, या सिंपल प्लेट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि कैसा भी हम लोग मान के चल रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पैरेलल प्लेट का। डी क्या होता है, तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होगा तो इसका एसआई यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में लेना, और तुमको डिस्टेंस लेना होगा तो इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। ठीक है, ये अभी जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए अभी यही बता दिए। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है, तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, तो हमको अभी परमिटिविटी हम समझाएंगे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाएंगे थोड़ा और। तो एप्सिलॉन नॉट यहां पर क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ठीक है, परमिटिविटी इतना समझ लो कि किसी मीडियम से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास करेंगे, तो वो मीडियम कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को अलाउ कर रहा है खुद से पास होने के लिए, तो उसको नापेंगे तो वो परमिटिविटी होगा। ठीक है, लेमन लैंग्वेज उतना ही जानो कि कोई मीडियम जो है खुद से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को पास करने के लिए अलाउ करता है, दैट इज एक्चुअली परमिटिविटी। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसका वैल्यू तुमसे कई बार एग्जाम में पूछेगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड पर मीटर, ये यूनिट भी पूछ सकता है परमिटिविटी का, और ये वैल्यू भी तुमको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू भी पूछता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड मीटर। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, तो इतना परमिटिविटी का तुमको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है। ठीक, अब इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या है वो देखेंगे। देखो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एग्जाम में दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला तो पूछेगा कि एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, जिसका ही पूछेगा तो वो आंख बंद करके लिख देना फेराड। ठीक है, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है फेराड होता है। जब तुमसे एसआई यूनिट पूछा तब, इसमें एक और होता है, तुमसे प्रैक्टिकल यूनिट पूछ लेगा, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटर। बोलो सर ये क्या बला है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट फेराड को छोड़कर, ठीक है, फेराड को छोड़कर कुछ ऐसा बोला, पिको फेराड, नैनो फेराड, मिली फेराड, दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स। भैया प्रैक्टिकल यूनिट क्या है और एसआई यूनिट क्या है। देखो प्रैक्टिकल यूनिट मतलब तुम किसी दुकानदार के पास कैपेसिटर मांगने गए कि हमको 1 फैराड का कैपेसिटर दे दीजिए, तो दुकानदार तुमको कभी भी 1 फैराड का कैपेसिटर नहीं देगा, क्योंकि दुनिया का कोई कंपनी 1 फैराड का कैपेसिटर बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता ये बता देंगे। इसलिए उसका छोटा यूनिट मार्केट में मिलता है, और छोटा यूनिट क्या है, पिको फैराड है, नैनो फैराड है, मिली फैराड है, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो मिली फैराड 10 टू द पावर -3, नैनो फैराड 10 टू द पावर -9 होता है, पिको में 10 टू द पावर -6 होता है। ठीक है, तो ऐसे तुमको देख लेना, ये सब तुम्हारे क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर कैपेसिटर का जो प्रैक्टिकल यूनिट फैराड क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 फैराड का कैपेसिटर क्यों नहीं मार्केट में मिल सकता है। तो इसलिए नहीं मिल सकता है बाबू, क्योंकि अगर उसके लिए प्लेट बनाना पड़ेगा तो 113 किलोमीटर स्क्वायर लंबा चौड़ा प्लेट बनेगा। कैसे, देखो कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कल्पना कर रहे हैं, तो ये जो प्लेट, ये
प्लेट हुआ और ये एक प्लेट हुआ, इनके बीच का दूरी d होता है, ठीक है। तो हम बहुत नजदीक ले आए बहुत नजदीक, तो हम कितना ले लेते हैं, सबसे छोटा 1 मिलीमीटर, इतना हम दूरी के लिए मान रहे हैं। 1 मिलीमीटर बहुत नजदीक आ गया, दोनों प्लेट 1 मिलीमीटर हम लोग डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। अब 1 मिलीमीटर के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू मिल गया, तो डी हमको मालूम है, हम कितना कैपेसिटर बनाना चाह रहे हैं, 1 फैराड का, तो हमको सी का वैल्यू हम लोग 1 फैराड रखेंगे, और एप्सिलॉन का तो वैल्यू हमको मालूम ही है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है, ये तो हमको पता ही, ठीक है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू इतना होता है, तो यहां से ये ए का वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना होगा, सी इंटू डी बाई एप्सिलॉन होगा। सी का वैल्यू रखोगे 1 फैराड, डी कितना रखे हो, तो डी 1 मिलीमीटर है, तो इसका एसआई यूनिट बताए थे मीटर में रहता है, तो इसको कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻3 इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। तो इसको यहां पर रखोगे 1 इंटू 10⁻⁻3, और एप्सिलॉन का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसको अपने कॉपी में सॉल्व करके देखना है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.113 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ये 113 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 इधर किसका, तो यहां भी 10⁻3 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर, तो कितना आ गया 113 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम लोग 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे, क्योंकि जितना कम ये डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फैराड की वैल्यू होगी। तो 1 फैराड अगर बना भी रहे हैं, सबसे बेसिक यूनिट 1 वैल्यू भी ले रहे हैं, तो देख लो 113 किलोमीटर स्क्वायर लंबा चौड़ा प्लेट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट तो होते हैं पिको नैनो मिली में, लेकिन ये कैपेसिटर का एसआई यूनिट फैराड में होता है, प्रैक्टिकल यूनिट नहीं होता है। कोई भी दुनिया का कंपनी इतना लंबा चौड़ा प्लेट का कैपेसिटर बना नहीं सकता है, बनाएगा तो क्या यूज करेगा, किस सर्किट में डालेगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। नाउ एसआई यूनिट इसका क्लियर होगा। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी जो है वो स्टोर होता है, तो उसका फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। तो वहां जाने से पहले, ठीक है, देखो सी का जो है कैपेसिटेंस का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। सी का एक और फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी भी लिखा जाता है, मतलब C कैन बी रिटन एज Q बाई V, ये भी C का फॉर्मूला होता है, ठीक है। Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V, तो ये फॉर्मूला भी कैपेसिटेंस का होता है, ये फॉर्मूला भी कैपेसिटेंस का होता है, ठीक है। हम लोग इसको यूज करते हुए अभी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो एनर्जी अगर हमको बताना होगा तो हम पहले ही बताए हैं कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको हम लोग WC से डिनोट करते हैं। ये होता है पावर मल्टीप्लाइड विथ टाइम। तो WC जो होगा वो होगा पावर ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ टाइम। तो बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के निकालेंगे पहले DT के लिए, ठीक है, और स्मॉल टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे तो स्मॉल टाइम पीरियड जोड़ते जाने के लिए सिंबल हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। तो हम लोग P dt का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये WC है, दिस इज W, सबस्क्रिप्ट में C है, तो WC का वैल्यू मिल जाएगा। बस है कि पावर कितना होगा, तो पावर जो अगर दोगे P, इसका वैल्यू कितना होगा, V इंटू आई, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट, ठीक है, ये होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां वोल्टेज रहने दो, करंट को तुम क्या लिख सकते हो, dq बाई dt, करंट हम लोग पढ़े हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज करंट, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, dq बाई dt, ठीक है। अब यहां पर देखो v है, d बाई dt है, q का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तभी देखो हम लोग पढ़े Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, तो ये वाला Q का वैल्यू यहां डाल देंगे,
ये फॉर्मूला होता है, अभी हम बताएं जस्ट। Q इज इक्वल टू CV भी होता है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड विथ वोल्टेज, ठीक है। तो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकलता है, ठीक है। ये चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला है, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर प्लेट में कितना चार्ज स्टोर्ड रहता है, तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड विद वोल्टेज, ठीक है। तो C इंटू V के बराबर रहता है। तो ये वाला Q का वैल्यू यहां डालेंगे तो CV हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहां पर कैपेसिटेंस क्या होता है, ये तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया V इंटू सी dV बाई dt। ये मेरा पावर हो गया, इसको यहां लाके पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहां पुट करोगे तो पावर के लिए क्या बैठाओगे तुम, तो पावर के लिए बैठाएंगे VC, ये वाला है dV बाई dt। ये पावर इतना बैठा दिए, यहां से मल्टीप्लाइड में क्या है, dt है, dt कैंसिल आउट हो जाएगा, डेरिवेटिव dV है तो C बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ V dV करेंगे। जस्ट इससे पहले हम लोग देखे हैं x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, तो CV स्क्वायर बाई 2। तो WC का जो फॉर्मूला निकलता है वो कितना निकला, हाफ CV स्क्वायर, इतना होता है, ठीक है। Q और V के टर्म में भी दिया जाता है, चूंकि Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV होता है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा सा देखें तो हाफ रहने देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो CV इंटू V। तो ये CV को तुम क्या लिख सकते हो, Q, तो WC को वैल्यू हाफ QV, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। यहां से तुम चाहो तो दूसरे फॉर्म में भी फॉर्मूला, ये Q और V के टर्म में है, ये C और V के टर्म में है, ठीक है। और तुम Q और C के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो V को हटाना पड़ेगा, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो इस वाले फॉर्मूला में V इज इक्वल टू Q बाई C डाल दो, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में ही डाल देते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C, यहां डालो चाहे यहां डालो, रिजल्ट एक ही आएगा। यहां से V इज इक्वल टू Q बाई C डाल दोगे, इसमें डालो चाहे इसमें डालो, किसी में इसी में डाल देते हैं, तो WC इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये तो Q है, V का वैल्यू कितना है, Q बाई C, तो तुम्हारा WC का क्या हो गया, हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये फॉर्मूला भी होता है चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो देखो हम यहां साइड में लिख देते हैं, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, सॉरी चार्ज बोलते हैं, वेरी सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है WC इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है WC इज इक्वल टू, ये निकाले हैं, हाफ Q इंटू V, और एक फॉर्मूला होता है WC इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, यही चीज है, Q स्क्वायर बाई 2C, ये फॉर्मूला भी होता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला यूज करके एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाल सकते हो। C और V दिया है तब एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा देना, Q और V क्वेश्चन में दे रखा है तब एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Q और C दे रखा है तब एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तुम किसी फॉर्मूला को लगा के बना सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कैपेसिटर, ठीक। तो आज के लिए इतना रहना था इस वीडियो लेक्चर में। फिर से रिक्वेस्ट है तुम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो लोग भी नए हो बेल आइकन दबा दो, और ज्यादा चैनल को शेयर करो, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर किया करो, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।